हेलो एंड वेलकम टू स्टडी विद तुषार। आज हम देखेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये आपके यूपीएससी, एमपीपीएससी और डिफरेंट एग्जाम्स में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कवर अप करता है। इससे रिलेटेड कई प्रकार के सवाल जो हैं वो प्रीलिम्स में आ चुके हैं, मेंस में आ चुके हैं। यूपीएससी को खासतौर पे ये वाला टॉपिक काफ़ी अच्छा लगता है और इसमें कई ऐसे सवाल हैं जो छुपे हुए रहते हैं, आंखों के सामने रहते हैं और दिखाई नहीं देते, और इसी में से यूपीएससी पूछ लेता है। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर पार्ट को हम धीरे धीरे कवर अप करेंगे। पार्ट बहुत इंटरेस्टिंग है। मैंने लास्ट में कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक भी आपको इसमें बताया हुआ है जो अभी रिसेंटली ऐड हुआ है हड़प्पा सिविलाइजेशन से रिलेटेड। क्वेश्चंस जो होते हैं वो बहुत सारे बनते हैं, इसलिए बहुत छोटी छोटी बातों पे ध्यान रखना पड़ता है इन खास तौर पे इस टाइप के टॉपिक में। मैंने पार्ट कवर अप किया एनसीईआरटी से भी है और कुछ प्रिफर्ड बुक्स भी कवर अप है इसमें, इसलिए इस पार्ट को बड़े ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो इसके पहले कि मैं आपको ये हम सेशन चालू करें, मैं दो क्वेश्चंस आपको सामने रखता हूं जो पहले भी यूपीएससी में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये है, राइट अबाउट द चीफ फीचर्स ऑफ टाउन प्लानिंग इन इंडस वैली सिविलाइजेशन। दूसरा क्वेश्चन है, टू व्हाट एक्सटेंट हैज द अर्बन प्लानिंग एंड कल्चर ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन प्रोवाइडेड इनपुट टू द प्रेजेंट डे अर्बनाइजेशन डिस्कस। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन है, वे प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं। पूरा अभी जब क्लास हो जाएगी, पूरा जो वीडियो आप देखेंगे उसके बाद में आप इन दोनों क्वेश्चंस के ऊपर आंसर लिखेंगे मेंस के हिसाब से। ठीक है, और प्री से रिलेटेड मैं आपको इसमें ऑलरेडी चीजें अंदर बता दूंगा। ठीक, तो चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं क्या है इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो पर्टिकुलर मैप है वो आप इसमें देख रहे हैं। ठीक, तो मैप का जो एरिया है ये काफी बड़ा है। ठीक, इस मैप को मैं चाहता हूं कि आप बहुत ध्यान से देखिए। सबसे पहली साइट जो खोजी गई थी वो थी हड़प्पा। सबसे बड़ी साइट जो सबसे शुरुआत में खोजी गई थी वो है मोहनजोदारो। ये दोनों ही साइट जो है वो आपको मिलती है इंडस रिवर के पास में। तो इंडस रिवर का आप पूरा पाथ देख सकते हैं। हड़प्पा जो साइट मिली थी वो आपको रावी रिवर के पास में मिली थी। मोहनजोदारो जो आपको मिली थी वो इंडस रिवर के पास में मिली थी। रिवर का खास तौर पे ध्यान रखिएगा, कौन सी साइट किस रिवर के पास में मिली है, उस साइट की इम्पोर्टेंस क्या है, उस साइट में क्या होता था। तो ये पूरे वीडियो में आपको जानने मिलेगा, लेकिन उसके बावजूद भी मैं चाहता हूँ कि इस मैप को आप ध्यान से रखिएगा। अगर रहे तो इस मैप को देखते रहिए ड्यूरिंग द वीडियो। ठीक, ये जो आप जगह देख रहे हैं, मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता दूं, जैसे घग्गर हकरा रिवर। ठीक है, ये किधर पे है, ये गनवेरी वाला के पास में पड़ती है ये रिवर। ठीक, ये रिवर यहाँ यहाँ कहीं से भी बहती है, कालीमंगन के पास में यहाँ कहीं से बहती है, यहाँ से नहीं, सॉरी। फिर कुछ इम्पोर्टेंट है रिवर, जैसे यहाँ रोपर नाम की एक साइट है, इसके पास से ब्यास रिवर बहती है और एक रिवर और यहाँ बहती है। ठीक, साउथ में आप ये देखेंगे ढोलावीरा है। मैं बाद में और रिवर्स के बारे में और आपको बता दूंगा। कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको याद रहे, जैसे सुक्ता गेंदौर ये एरिया है, सुक्ता को ये एरिया है, बालाकोट यहाँ पड़ता है, अमरी यहाँ पड़ता है। ठीक, ये आपको बीच बीच में जब हम लोग ये देखेंगे वीडियो तब आपको समझ में आएगा। सोमनाथ इस एरिया में है। ये वाला जो एरिया है यहाँ पर भगवान कृष्ण की नगरी जो है द्वारका, ये वो एरिया पड़ता है। ठीक, सुरको तादा जो है वो यहाँ पड़ता है, लोथल इस एरिया में है। ठीक है, बाद में मैं और रिवर्स के बारे में आपको इसमें बता दूंगा। ठीक, तो चलिए पहले शुरुआत करते हैं हिस्ट्री से। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन की हिस्ट्री बेसिकली चालू होती है लगभग 1826 में, जहां पर एक इंग्लिशमैन है जिनका नाम हुआ करता था चार्ल्स मेसन। ये एक गांव में पहुंचे, उस गांव का नाम था हड़प्पा, जो वेस्टर्न पंजाब में पड़ता है, अनडिवाइडेड इंडिया में। ठीक है, तो जिस समय भारत पाकिस्तान का विभाजन नहीं हुआ था, जिस समय पूरा भारत एक हुआ करता था, तब एक इंग्लिशमैन थे जिनका नाम चार्ल्स मेसन था। ये हड़प्पा नाम के गांव में वहां पहुंचे थे। तो इनकी हमारे पास कोई पिक नहीं है, तो ऐसी कोई पिक अवेलेबल है। तो ये बेसिकली सर्वे अर्वे करते थे। इनका मेन काम था टेरिटोरियल चीजों को देखना, कौन सी चीजें कहाँ पे है। तो वो उस समय हड़प्पा में पहुंचे थे। ठीक है, फिर उसके बाद 1872 में एक आर्कियोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था सर अलेक्जेंडर कनिंघम। वो उसके बाद इस जगह पर पहुंचे थे। दोनों ही ने, अगर आप देखोगे कि दोनों ही ने इस एंशिएंट सिटी को देखा,
उन्होंने इसको एज एन सिटी आइडेंटिफाई नहीं किया था, इन्होंने एज एन कुछ एक इम्पोर्टेंट साइट के रूप में कि कोई एंशियंट साइट यहाँ हुआ करती थी वैसे इसको आइडेंटिफाई किया था। अब अलेक्जेंडर कनिंघम को देखेंगे कि ये पहले से यहाँ भगवान बुद्ध के स्टैचूज जो है वो आपको रखे दिखाई देंगे, तो ये लोग पहले से आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में थे, एज एन आर्कियोलॉजिस्ट ये वहां पे थे। फिर आते हैं 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी, ठीक है, ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के एक एम्प्लॉय थे और इन्हीं ने बेसिकली इंडस वैली सिविलाइजेशन को फाउंड आउट किया था, ठीक है। तो जो मेन हम कहते हैं ना कि फाउंडर कौन है, तो फाउंडर बेसिकली थे दयाराम साहनी। तो इनकी फोटोज वोटोज आपने नहीं देखी होगी, ये यूजुअली कम मिलती है, एनसीईआरटीज में भी नहीं है, ठीक है, तो इनको अच्छे से देख लीजिए, यही है सर दयाराम साहनी, इन्होंने बेसिकली इंडस वैली सिविलाइजेशन खोजा था। लेकिन क्योंकि बस ये एम्प्लॉय थे वहां पे, इसलिए इनका नाम बेसिकली एज एन फाउंडर नहीं आता है। 1924 में सर जॉन मार्शल थे, इन्होंने ऑफिशियली डिक्लेयर किया था कि इन्हें एक एडवांस सिविलाइजेशन मिली है जिसका नाम इन्होंने रखा था इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन इसलिए क्योंकि ये इंडस रिवर के पास में सबसे महत्वपूर्ण साइट मिली थी जिसे हम सिंधु नदी के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये है बेसिकली कौन, सर जॉन मार्शल, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के ये हेड थे उस समय, और बाद में इन्हीं के नाम पे चला गया कि हाँ इन्होंने बेसिकली फाउंड आउट किया इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब इन्होंने बेसिकली क्या फाउंड किया था, ठीक, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में इन्होंने कुछ सिटीज फाउंड आउट करी थी। खास बात रखिएगा, सिटीज फाउंड आउट करी थी। कौन कौन से रीजन में, रीजन था पंजाब का, सिंध जो आज पाकिस्तान में है, अच्छा ये पंजाबी बेसिकली भारत और पाकिस्तान दोनों साइड में खोजा गया जगह है, ठीक है। फिर गुजरात का एरिया, राजस्थान और हरियाणा में, वहां पर इनको लगभग 8 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एरिया ऑक्यूपाई करने वाली जगह मिली, जो पूरी सिटी इसने कवर अप किया हुआ था, सिटी प्लस विलेजेस दोनों की बात हम कर रहे हैं। सिविलाइजेशन को ऐसा माना जाता है कि कंटेम्पररी सिविलाइजेशन थी किसकी, मेसोपोटामिया और इजिप्ट, इन दोनों की समकालीन सिविलाइजेशन थी ये, ठीक है। उसके बाद मेजर सेटलमेंट एक्सकेवेट किए गए थे किन किन जगहों पे, जिसको बोलते हैं घग्गर हकरा बेल्ट। मैंने आपको घग्गर हकरा रिवर दिखाया था किधर पे है, तो वहां पर मेजर सेटलमेंट्स हमने खोजे थे, ठीक है। और बाद में पता चला था कि वो इंडस रीजन के और बियॉन्ड तक जाता है। तो शुरुआती जो एक्सकेवेशन हुए थे वो घग्गर हकरा बेल्ट में हुए थे, और जो बाद में फैलती चले गए थे आपको इंडस रीजन में भी दिखाई देता है। अब जब इंडस वैली सिविलाइजेशन को फाउंड आउट कर लिया गया था, तब एक्सकेवेशन के समय पे इनको 3 टाइप के फेजेस में इंडस वैली सिविलाइजेशन मिली। एक मिली जिसको इन्होंने आइडेंटिफाई किया एज एन अर्ली फेज, जिसे प्री हड़प्पन फेज कहा जाता है, जिसकी डेटिंग इन्होंने लगाई थी 3200 से 2600 बीसी तक के बीच में। दूसरा इन्होंने आइडेंटिफाई किया मैच्योर हड़प्पा फेज, जिसकी डेटिंग इन्होंने लगाई 2600 से 1900 बीसी का। फिर आता है लेट हड़प्पा फेज, जिसका इन्होंने आइडेंटिफिकेशन किया 1900 से लेके 1300 बीसी के टाइम पे। ये तीनों मैप जो है वो उसी चीज को दिखाते हैं, ये ना, ये अर्ली हड़प्पन फेस है, ये मैच्योर हड़प्पन फेस है, और ये लेट हड़प्पन फेस है। तो ये तीनों जो है वो बड़े बड़े मैप में आपको दिखा दूंगा। ये मैप हमने एनसीईआरटी से लिया है, मैं क्रेडिट इनको देता हूं क्योंकि मैक्सिमम अच्छे मैप जो है आपको एनसीईआरटी में मिलते हैं। अब हम बात करते हैं अर्ली फेज की। तो अर्ली फेज हड़प्पन फेज का कैसा था, ठीक है, इसे हम रीजनलाइजेशन एरा के नाम से भी जानते हैं। तो अर्ली फेज के सेटलमेंट कुछ ऐसे हुआ करते थे। तो हमने जो शुरुआती एक्सकेवेशन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने करी है, उसके में एक्सकेवेशन जो है वो ये, तो ये वाला जो आप रीजन देख रहे हो ना, ये वो घग्गर हकरा बेल्ट वाला जो रीजन है, मैं आपको दिखाया था अभी, यहाँ पे शुरुआती रीजन था। ये हरियाणा वाला रीजन है जहाँ पे हमको मेजर साइट्स मिली थी। फिर धीरे धीरे हमने दूसरी साइट्स को इन एरिया में जाके खोजी थी। तो इसे रीजनलाइजेशन एरा कहा जाता है। तो बेसिकली रीजनलाइजेशन एरा क्यों, क्योंकि ये क्या था, फॉर्मेटिव प्रोटो अर्बन फेज के रूप में जाना जाता है। प्रोटो अर्बन फेज बेसिकली क्या है, अर्बनाइजेशन मतलब होता है शहरीकरण। शहरीकरण के पहले बसने वाले जो कस्बे होते हैं, है ना, उसको हम प्रोटो अर्बन फेज के तौर पे देखते हैं, जहां पर बहुत ही शुरुआती विलेजेस जो है वो धीरे धीरे डेवलप हो रहे हैं, इसलिए इसको रीजनलाइजेशन एरा के नाम से ही नाम दिया गया। यहाँ पर हमको कौन कौन सी साइट्स में हमको ये जगह मिलती है, एक तो पादरी साइट है, ये गुजरात में पड़ता है, कालीबंगन राजस्थान में, ढोलावीरा ये कच्छ में पड़ता है, हरप्पा जो वेस्टर्न पंजाब में है, बालाकोट, अमरी, भिर्राना, कोटडीजी, गुमला ये जो आपको पाकिस्तान वाले एरिया है ये वहां पे पड़ता है, ठीक है। ये सारा का सारा हकरा फेस ऑफ सेटलमेंट कहलाता है, क्योंकि हकरा नदी के पास में मिला था, इसलिए हकरा फेस के नाम से ये फेमस है।
इस टाइम पे जो सेटलमेंट हुआ था, इसमें हमको शुरुआती फोर्टिफिकेशन मिलता है, ठीक है, स्टोन वर्किंग मिलता है, बीट मेकिंग मिलती है, मेटल क्राफ्टिंग मिलती है। हमको पता चलता है कि व्हील ट्रांसपोर्ट का यूज किया जाता था और ट्रेड नेटवर्क्स भी हमको मिलते हैं। तो अर्ली फेज जो है ना, यहाँ पे आपको बड़ी सिटीज आपको नहीं मिलती है, लेकिन फोर्टिफिकेशन आपको मिलते हैं कि ऐसे छोटे सेटलमेंट थे जिसका फोर्टिफिकेशन हुआ करता था। हमको क्योंकि स्टोन वर्किंग मतलब बड़े बड़े पत्थरों पे नक्काशियां जो है या बड़े पत्थरों को उकेरा गया है इस आकार में, इसलिए स्टोन वर्किंग पता चलता है। बीट मेकिंग में आपको अभी फोटो में दिखाऊंगा बीट मेकिंग कैसी होती थी। उसके बाद मेटल क्राफ्टिंग जो है वो शुरुआती ये लोग अलॉयज का यूज करते थे, मेटल का वर्क बहुत अच्छा यूज करते थे। फिर हमको पुराने ऐसे रास्ते मिले हैं, ट्रेड नेटवर्क, जहां पर व्हील्स के हमको निशान मिले हैं जो कि बहुत एंशियंट होते हैं ना, तो बड़ा आइडेंटिफाई करना आसान होता है उसको। तो वहां पर व्हील ट्रांसपोर्ट के हमको कुछ अवशेष मिले हैं। कुछ चीजें जो नहीं मिली हमको अर्ली फेज में, वो कैसे हम इसको अर्ली फेज आइडेंटिफाई किया है, हमको जेड नहीं मिला। जेड असल में बेसिकली चाइना से मंगाया जाता था। जेड जो है वो सबसे ज्यादा चाइना में एक ग्रीन से कलर का पत्थर होता है, ये हमको अर्ली सेटलमेंट में नहीं मिला। किसी प्रकार की लार्ज सिटीज नहीं मिली। दूसरा जो क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन होता है वो हमको नहीं मिला, जो हमको मैच्योर हड़प्पा फेज में मिलता है। तो क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन बेसिकली क्या होता है कि अगर आप मटके देखोगे तो ये सिंपल आकार के मटके ऐसे होते हैं। क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन वो होता है जहाँ पे आपको इस आकार के ऐसे कुछ मटके या आपको वाज मिलते हैं, इसको हम क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन कहते हैं। इसके अलावा इन पे नक्काशियां भी उकेरी जाती हैं। तो जहां पर मतलब जितना सुंदर क्राफ्टिंग करी जाएगी उसी को हम क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन कहते हैं, जो हमको शुरुआती फेज में नहीं मिला। तो ये अर्ली फेज का मैप है जो मैंने आपको दिखाया था। ये कहाँ कहाँ पे बसा हुआ है, तो अर्ली फेज जो है उनको यहाँ मिला। कुछ छोटे छोटे पार्ट जो है वो यहाँ पे मिला। कोट डिजी जो है, ये दाम सादत का जो इलाका है, अमरी वाला इलाका है, ये हमको अर्ली सेटलमेंट्स ऐसे छोटे छोटे कस्बों के रूप में मिले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फोर्टिफिकेशन हुआ करता था, क्राफ्टिंग है वो मिलता था, मेटल का काम है वो हमको मिला है। तो ये छोटी छोटी साइट्स में हमको मिला। जब अर्ली सेटलमेंट खत्म होता है उसके बाद में हमको मैच्योर हड़प्पन फेज आता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, इस पर ध्यान दीजिएगा। इसको इंटीग्रेशन एरा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसको ऐसा माना जाता है कि प्रोबेबली ये डेवलप किया गया था प्री हड़प्पन विलेज कल्चर, ठीक है। एक्सेप्टेबल थ्योरी के तौर पे इसको माना जाता है कि ये प्री हड़प्पन या विलेज कल्चर था जो मैच्योर हड़प्पन फेज की शुरुआत में। तो होता ही है कि जो जैसे आज हम देख रहे हैं, आप किसी भी शहर में रह रहे होगे तो पहले एक छोटा सा कस्बा होता है, वो कस्बा धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते गांव का आकार लेता है, और फिर वो गांव जो होता है वो बड़े शहर का आकार लेता है, ठीक है। तो छोटे छोटे कस्बे मिलकर एक गांव बनेगा, और गांव जो है वो धीरे धीरे जब अपना और आकार बनाता है, धीरे धीरे डेवलपमेंट करता है, तब वो शहरीकरण पे आता है, ठीक है। तो किसी गांव में और शहर में, या किसी कस्बे और गांव में जो कुछ कुछ अंतर आप कॉमन तौर पे देखते हैं ना, वही चीज जो होती है हमने मैच्योर हड़प्पन फेज के प्री हड़प्पन या विलेज कल्चर में देखा। तो ये विलेज से कैसे डेवलप हुआ था बड़े शहर में, ठीक है। अब इसने जो एरिया ऑक्यूपाई किया था वो ट्रायंगुलर इन शेप था। वो मैं बता रहा हूँ ट्रायंगुलर इन शेप बेसिकली क्या होता है। ये जैसे इसका मैप है, ट्रायंगुलर इन शेप होता है इस पॉइंट से लेके ये सबसे टॉप लेवल के इस पॉइंट तक, और उसके बाद यहाँ इसके आगे भी एक एरिया पड़ता है जो यूपी के साइड में है, तो वहाँ यहाँ मैप में नहीं दिखा सकता। तो ये पूरा जो एरिया है ट्राइंगल में, इसको हम कहते हैं ट्रायंगुलर फॉर्म में, ठीक। तो ये कहाँ से कहाँ तक फैला था। तो अर्बनाइजेशन जो थे, जो अगर हम कंपेयर करते हैं पुराने एंशियंट जो अर्बन सिविलाइजेशंस हुआ करती, जो मेसोपोटामिया या इजिप्शियन सिविलाइजेशन थी, उसमें आज तक की सबसे लार्जेस्ट जो सिविलाइजेशन है ना वो फाइंड आउट करी गई, जिसका सबसे नॉर्थ एरिया जो था वो मंडा कहलाता था, जो जम्मू कश्मीर के रीजन में है। सबसे ईस्टर्न फेस जो कहलाता था आलमगीरपुर, ये यूपी में है। सबसे सदर्न फेस जो है वो मलवान है, गुजरात, साउथ गुजरात में। और सबसे वेस्टर्न जो फेस है वो है सुख्ता गेंदौर, जो बलूचिस्तान में, जो मैंने आपको मैपिंग में दिखाया था। तो इसमें मैपिंग देख लेते हैं, मैपिंग में क्या है। तो सबसे जो वेस्टर्न फेस है वो सुख्ता गेंदौर है। सबसे सदर्न जो है वो यहाँ पे मलवान, यहाँ पे दिया नहीं है, यहाँ मलवान सबसे साउथ में पड़ता है। सबसे टॉप में है वो यहाँ पे मंडा एरिया है जो जम्मू में है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे इस साइड में आगे में पड़ेगा क्या, जो यूपी का जो एरिया है, जिसे हम आलमगीरपुर यूपी का एरिया कहलाते हैं ना, वो वहां पे पड़ता है, ठीक है। तो ऐसे ट्रायंगुलर शेप में हमको पूरी सिटी मिली थी, ठीक। अब इस मैप को जरा ध्यान से देखिए, इस मैप की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है
ये मैप भी मैंने एनसीईआरटी से निकाला है। इसमें खास बात क्या है, इस मैप में आपको सारे अर्ली फेसेस जो हैं वो दिखाई देंगे, है ना, हड़प्पा जो है, ठीक है, मोहनजोदारो जो है। लेकिन जो क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं वो ये है कि किस एंशिएंट साइट के पास में कौन सी इंपॉर्टेंट रिवर जो है वो बहती है। इसको फाउंड आउट करना बहुत टफ है, तो मैं आपको बताते जा रहा हूं, अगर आपको जगह हो तो आप लिख लीजिएगा। जो सबसे वेस्टर्न फेस है, सुक्ता गेंदोर जिसको कहते हैं, इसके पास से रिवर बहती है। इस रिवर का नाम है दशक रिवर। दशक रिवर जो है वो यहां बहती है। फिर आता है सुतका कोह। सुतका कोह, इसके पास से जो रिवर बहती है उसका नाम है शादी कौर रिवर। शादी कौर रिवर, ठीक है। फिर अपन ये देखते हैं, अमरी और बालाकोट जो है वो इंडस रिवर के पास में ही है। मोहनजोदारो भी वो इंडस रिवर के पास में ही है। कोट डिजी भी इंडस रिवर के पास में ही है। चाहुंदारो भी इंडस रिवर के पास में ही है, ठीक है। तो ये इंडस रिवर के पास वाली ये है। हड़प्पा बेसिकली कहाँ पे मिलती है, रावी नदी के पास में। मंडा जो है ये बहती है चिनाब, इसके पास से बहती है चिनाब रिवर, ठीक है। फिर जरा साउथ में आइए, यहाँ पे ढोलावीरा नाम की जो जगह है इसके पास बहती है लूनी रिवर, लूनी नदी। लूनी नदी ये इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है। तो लूनी नदी जो है वो धोलावीरा के पास में। सुतको तादा जो है इसके पास से कोई रिवर नहीं है, ये असल में समुद्र के पास एरिया पड़ता है। ऐसे ही नागेश्वर भी समुद्र के पास पड़ता है। अब बात आती जैसे ही रंगपुर है, रंगपुर के पास बहती है मादर रिवर, मादर रिवर। फिर आती है लोथल। लोथल के पास में आपको यहाँ दिखाई देती है साबरमती, इसकी एक ट्रिब्यूटरी है जिसका नाम है भोगवा रिवर, भोगवा रिवर, ठीक है। तो ये भोगवा रिवर के पास पड़ता है क्या, लोथल एरिया। कालीबंगन जो एरिया है ये घग्गर रिवर इसके पास में है। बनावली जो है वो रंगोई रिवर इसके पास में है। और फिर ये एक इंपॉर्टेंट साइट है जिसका नाम है रोपर, ठीक है। रोपर भी जो है ना, ये यहाँ पे सतलज जो रिवर बहती है इसके पास में पड़ता है रोपर, ठीक है। राखीगढ़ी जो है ये हरियाणा की साइट है इंपॉर्टेंट, इसी के पास मिताथल भी जो एक साइट है ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये भी बेसिकली किस में है, घग्गर हकरा जो बेल्ट है इसी के पास राखीगढ़ी भी पड़ता है, ठीक। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स और उनकी रिवर है, ठीक है। ये आपको अक्सर यूपीएससी के प्रीलिम्स में पूछने वाले जो सवाल है ना, ये उसमें आता है, तो इसको ध्यान से लिख लीजिएगा। अब अपन लोग देखते हैं टाउन प्लानिंग। तो पहले समझेंगे टाउन प्लानिंग होता क्या है। तो ये जैसे आप जो मैप देख रहे हो ना, इसमें आपको टाउन प्लानिंग समझाने की कोशिश करी गई है। तो क्या है, टाउन प्लानिंग में आप देखोगे कि यहाँ पे स्ट्रक्चर टाउन का कैसा है, आउटर वॉल्स है, बीच में सिटी है, सिटी भी डिवाइडेड है एक इम्पॉर्टेंट एरिया में जिसको अलग से यहाँ पे फोर्टिफिकेशन किया गया है, और एक कॉमन एरिया है यहाँ पे। पूरी सिटी के बीच में आप ये देखेंगे रिवर का एक सिस्टम है, यहाँ पे पूरा रिवर या ड्रेनेज सिस्टम होता है, ठीक। पूरा स्ट्रक्चर जो है जो सिटी का वो स्क्वायर या रेक्टेंगुलर शेप में है। उसके बीच में जो रोड्स हैं वो 90 डिग्री के एंगल में कटी हुई हैं। इसको हम कहते हैं बेसिकली टाउन प्लानिंग, ठीक है। तो टाउन प्लानिंग में क्या था, हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ की टाउन प्लानिंग में एक अर्बन आउटलुक हमको दिखाई देता है, जिसमें सिविक प्लानिंग और ऑर्गेनाइजेशनल तरीके से इसको सोफिस्टिकेटेड ऑर्गेनाइजेशन तरीके से इसको बनाया गया था। सिटीज को दो पार्ट में डिवाइड किया गया था, एक जिसको हम कहते हैं अपर पार्ट, ये ऊपर का एरिया, और एक ये लोअर पार्ट, ये नीचे का एरिया, ठीक है। अपर पार्ट के एरिया को सिटाडेल बोला जाता था। तो ये इस मैप में आपको समझ में आएगा अपर पार्ट लोअर पार्ट क्या है। तो ये था अपर पार्ट का एरिया और ये था लोअर पार्ट का एरिया। अपर पार्ट को बोला जाता था सिटाडेल, ठीक है। और उसके बाद ये इसको लोअर टाउन के नाम से जाना जाता है, लोअर टाउन, ठीक है। सिटाडेल में अगर आप देखेंगे यहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, यहाँ पे लोअर टाउन में छोटी छोटी बिल्डिंग है। ऐसा माना जाता है कि सिटाडेल में जो होते थे यहाँ पे रिच पीपल या यहाँ पे रूलर्स रहते थे, या इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज जो होती थी वो यहाँ रहती थी, और लोअर टाउन जो होता था यहाँ पे कॉमन सिटीजन्स रहा करते थे। सिटाडेल जो होता था अपर वाला पार्ट में, इसका जो एरिया है वो हमेशा स्मॉलर एरिया रहेगा। ये हमेशा सिटी के वेस्ट पार्ट में पड़ता था, मतलब यहाँ पे वेस्ट पार्ट रहेगा। ये सिटाडेल का एरिया जो रहेगा वो वेस्टर्न एरिया में पड़ता था, ठीक है। रूलर्स यहाँ पर रहा करते थे। यहाँ पर कुछ पब्लिक बिल्डिंग्स हुआ करती थी, जैसे कि ग्रेनरीज है या कोई इंपॉर्टेंट वर्कशॉप्स है, वो सिटाडेल में होती थी, वो बड़ी बड़ी जगह होती थी। लोअर पार्ट होता था, वहां पर कॉमन सिटीजन्स रहा करते थे, जैसे मैंने बताया, ठीक है।
अब सिटीज किस हिसाब से रहा करती थी, तो सिटीज यूजुअली एक ग्रिड पैटर्न फॉलो करती है। तो ग्रिड पैटर्न देखेंगे, ग्रिड पैटर्न क्या है, ग्रिड पैटर्न बेसिकली इसको बोलते हैं ग्रिड पैटर्न। ठीक है, ग्रिड पैटर्न में अगर आप देखेंगे ये सिटी के बीच में बड़ी बड़ी रोड ऐसे तो क्रॉस सेक्शन काट ही रही है, लेकिन जितने भी यहाँ पे घर आप देख रहे हैं ये भी ग्रिड पैटर्न में यहाँ सीधी सीधे हैं, उसके बाद 90 डिग्री के एंगल पे यहाँ पे रोड्स बनी हुई है। जितने भी घर हैं वो आपको या तो स्क्वायर शेप में मिलेंगे या रेक्टेंगुलर शेप में मिलेंगे, इसको ग्रिड पैटर्न बोलते हैं। तो स्ट्रीट्स जो होती थी बड़ी चौड़ी वाइड होती थी और नॉर्थ से कट होती थी राइट एंगल्स पे। ठीक है, जो टाउन को दो रेक्टेंगुलर या स्क्वायर ब्लॉक्स में बांट देती थी। जो जैसे आप देखोगे ये टाउन को रेक्टेंगुलर और स्क्वायर पार्ट में बांट देती थी ये रोड। ठीक ठीक, लैम्प पोस्ट होते थे थोड़े थोड़े इंटरवल पे। लैम्प पोस्ट बेसिकली क्या होते हैं, ये होते भैया लैम्प पोस्ट, इसको देख लो। ये बेसिकली सिटीज के बीच में हमको मिले हैं छोटे छोटे इंटरवल्स में। जैसे आज भी हमारे बड़े सिटीज में लैम्प पोस्ट होते हैं ना, तो अभी तो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते थे, लेकिन पुराने लैम्प पोस्ट में क्या होता था, दियो का यूज होता था। या तो दिए यूज करते थे या बाती में किसी में वहां पे शाम को कोई बंदा निकलेगा और आके उसमें आग लगाएगा, फिर रात तक वो पूरा जलता था। तो उसमें लैम्प पोस्ट आपको इंटरवल्स में मिलते हैं। ठीक, फिर यहाँ पर बर्न ब्रिक्स का यूज किया गया। तो ये है बर्न ब्रिक्स जो बेसिकली हमको हड़प्पा साइड से मिले हैं। इसका रेशो होता था 1:2:4 का, है ना। लेंथ, ब्रेथ और हाइट जो होती थी वो कैसी होती थी, 1:2:4 की। इसका ड्रेनेज सिस्टम बहुत ही एक्सीलेंट होता था। तो ये है ड्रेनेज सिस्टम इस हिसाब से। तो यहाँ पर ये जो नालियां बनी होती थी ये ऐसे ही इन्हीं ईंटों की बनी नालियां होती थी जो बर्न ब्रिक्स से बनी होती थी। ड्रेन्स में मोर्टार यूज किया जाता था, लाइम यूज किया जाता था, जिप्सम यूज किया जाता था। इनके जो ब्रिक्स होते थे वो लार्ज ब्रिक्स होते थे और जिसको स्लैब से कवर किया जाता था इजी क्लीनिंग के लिए। तो जो ये जो आप देख रहे हो ना, उसके ऊपर जैसे ढाकने के लिए बड़े बड़े स्लैब्स लगाए जाते थे कि समय पड़ने पर उसको खोला जाए और उसको क्लीन किया जाए। उसके बाद जो हाउसेज होते थे, यहाँ पे जो घर मिले हैं वो 2 या 2 से ज्यादा स्टोरी के होते थे और कोई भी जो घर रहेगा उसकी जो विंडो होगी स्ट्रीट फेस नहीं होगी। ठीक, तो यहाँ के जो घर होते थे ना उसकी हाइट मान लीजिए कि दो मंजिला तक के घर यहाँ पे मिले हैं हमको, लेकिन घरों का ऊपर का हिस्सा हमको नहीं मिला। मतलब जो छत वत का एरिया होता था या तो वो लकड़ी से बनाते थे या किसी और चीज से बनाते थे। तो फर्स्ट फ्लोर तक हमको उनकी छत मिली है, फिर उसके सेकंड फ्लोर की हमको ऐसे छत नहीं मिली। ये चीज है। किसी भी घर की जो विंडो होती थी, तो ये जो मेन स्ट्रीट होता था, अगर घर यहाँ पे होगा तो इनका जो मेन एंट्रेंस होगा वो साइड से जाके ऐसे होगा। यहाँ पे किसी प्रकार की विंडो नहीं मिलती थी। हाँ, यहाँ पर हमको कुएं मिलते हैं यहाँ पे कि बाहर से रोड से आके यहाँ पर आदमी कुएं जो है उससे पानी ले सकता है। बाथरूम वाथरूम का एरिया भी आपको यहीं पे मिलता है कुएं के पास में। और 2 फ्लोर हुआ करते थे क्योंकि तो सीढ़ी का जो हिस्सा होता था वो ऐसे होता था और ऊपर जाने के लिए जगह होती थी। पर अपर का पार्ट हमको नहीं पता कि ऊपर वाला फ्लोर कैसे वो लोग यूज करते थे बनाना। अब हम लोग बात करते हैं हड़प्पन सोसाइटी की कि किस प्रकार की सोसाइटी यहाँ हुआ करती थी। तो जो रेसिडेंट्स होते थे हमने माना है वो मिडिल क्लास पीपल होते थे। अब मिडिल क्लास पीपल हमने कैसे मान लिया, क्योंकि हमको जैसे रिच पर्सन्स बड़ी बिल्डिंग में रहते हैं और उनके पास से हमको कई सारे ज्वेलरीज और इस प्रकार की चीजें ऐसी मिलती है, तो हमको किसी रिच मर्चेंट के बारे में कोई सोर्सफुल इंफॉर्मेशन नहीं है। जो अपर पार्ट जो होता था उसका सिटाडेल, वो हमने किस लिए मान लिया, या तो रूलर या तो वहां के प्रीस्ट की क्लास वहां पे रहा करते थे, इसलिए हमने अपर पार्ट उनको बना दिया। तो हमको रिच पर्सन्स के बारे में कोई नॉलेज ही नहीं है, इसलिए हमने मान लिया है कि मिडिल क्लास जो पीपल्स होते थे वो यहाँ पे रहते थे, क्योंकि सबके यहाँ पे आपको घर मिलेंगे, सब छोटे छोटे ही मिलेंगे। हाउस का एक्सकेवेशन जो हमने किया है वहां पे हमको 3 डिस्टिंक्ट सोशल ग्रुप वहां पे पता चले कि रिच मर्चेंट्स, रूलर्स और पुअर लेबरर्स जो थे वो लोग वहां पे रहते थे। अच्छा, यहाँ पर हमको कैसे पता चला कि रिच मर्चेंट्स हैं यहाँ पे, तो जैसे यहाँ पर अगर आप टाउन को डिवाइड करेंगे, तो टाउन जब डिवाइड होता है तो एक होता है, जैसे हमारे घरों में आसपास में आप देखें ना, एक होता है बस्ती इलाका, है ना, जहाँ पे बहुत छोटे छोटे घर होते हैं, तो वो हमने मान लिया वो लेबर्स के हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जो रूलर्स और रिच मर्चेंट्स के लिए हमने बोल दिया कि ये जो सिटाडेल में है यहाँ पे रूलर्स रहते थे और रिच मर्चेंट्स जो है इसी टाउन का एक हिस्सा है जहां पर हमको थोड़ा थोड़ा ऐसा एरिया मिलता है जहां पर कुछ स्पेसफुल जगहें हैं। ठीक है, कोई क्लियर आइडिया यहाँ पे नहीं है हमको कि ऐसा हुआ करता था कि या नहीं करता था, लेकिन कोई क्लियर आइडिया हमको नहीं मिला कि रिच पर्सन्स मर्चेंट्स रहते ही थे, क्योंकि बस आइडेंटिफाई कर लिया हमने, क्योंकि यहाँ पे हमको ऐसे डॉकयार्ड मिले हैं तो माना जाता है कि भाई रिच मर्चेंट्स भी हुआ करते थे, इसलिए बोल दिया गया, पर ऐसा कुछ मिला नहीं हमको। ठीक,
उसके बाद बात करते हैं पॉटरी की। तो पॉटरी बेसिकली जो है हड़प्पन सिविलाइजेशन की बहुत इंपॉर्टेंट रख रही। तो ये आप ये देख रहे हो लाइन, ये बीट्स है, ठीक है। ऐसी बीट्स हमको यहाँ पे मिली है। तो छोटे साइज की भी बीट्स हैं, बड़े साइज की बीट हैं। एनसीईआरटी में आप देखोगे पूरी बीट्स की फोटोज आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो ये हमको पता चलता है कि ये लोग पॉटरी मेकिंग में बहुत ज्यादा अच्छे थे, लेकिन आर्टिस्टिक वर्क जो था वो स्टोन का, वो उनको नहीं पता था। जो प्री हड़प्पन फेस में आपको वर्क ऑफ स्टोन मिलता है, वो आपको मैच्योर हड़प्पन फेस में ज्यादा देखने नहीं मिलता। तो ये जो पॉटरी आप देख रहे हो ना, इतनी बेहतरीन प्रकार की ये लोग पॉटरी बनाया करते थे, ठीक है, जो आज के समय में बहुत कम दिखाई देती है, ठीक। पॉटरी जो बनाई जाती थी उसमें रेड और ब्लैक पॉटरी जो थी वो ज्यादातर पॉपुलर थी। पॉपुलर हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमको इसी एक्सकेवेशन में सबसे ज्यादा यही मिला है, इसलिए, ठीक। दूसरी चीज ये कि ये लोग टेराकोटा का यूज करते थे पॉटरी बनाने में और एनिमल फिगर्स बनाने में। तो बच्चों के खेलने के जो खिलौने थे, या मान लीजिए कुछ बड़ी मूर्तियां मिली हैं हमको, तो वो टेराकोटा की बनी हुई मिली है, जिसके आज के हमारे मटके बनते हैं ना, उसी को टेराकोटा की मिट्टी बोलते हैं, ठीक है। बीट मेकिंग में बहुत एक्सपर्ट थे। तो ये जो आप देख रहे हैं ये बीट मेकिंग है, तो इसमें बड़ी बीट्स भी है और यहाँ पे आप देखोगे छोटी बीट्स भी बनाई गई है। ये भी जो आप देख रहे हो ये छोटी बीट्स हैं, ये छोटी छोटी बीट्स यहाँ पे ये बनाई गई है, ठीक है। ज्वेलरी जो हमको यहाँ पे गोल्ड की मिली, सिल्वर की मिली है, जैसे नेकलेस है, ब्रेसलेट है, पेंडेंट्स हैं, इयररिंग्स हैं, ब्रोशेज हैं, ये आप ये सब देखोगे, सब यहाँ पे ये रखा हुआ है। हर प्रकार के गोल्ड, सिल्वर और दूसरे प्रकार के बीट्स में, है ना, मेटल के खास तौर पे काम पे ये लोग बहुत एक्सपर्ट हुआ करते थे। अब मेटल्स की बात करें तो इन लोगों में एक बहुत अच्छी क्वालिटी ये थी कि मेटलर्जी की शुरुआत जो थी वो इन्होंने ही करी थी। तो ये लोग ना अलॉयज बनाने में बहुत प्रोड्यूस होते थे, मतलब बहुत बेहतर होते थे। तो अलॉयज बेसिकली किसको कहा जाता है, जब दो मेटल्स मिलकर हम एक नया प्रोडक्ट बनाते, एक नया मेटल बनाते, उसको हम अलॉय कहते हैं। तो ये लोग एक्सपर्ट थे अलॉयज बनाने में, ठीक है। तो किन किन चीजों का ये अलॉय बनाते थे, तो जैसे कॉपर, ब्रॉन्ज है, या सिल्वर है, या गोल्ड है ना, इन सब मेटल्स का यूज किया जाता था ज्वेलरीज और दूसरी चीजें बनाने के लिए। लेकिन आयरन के बारे में इनको नॉलेज नहीं था, और आयरन का हमको यहाँ पर कुछ नहीं पता चला कि कोई आयरन हमको यहाँ मिला हो। तो आयरन अननोन था इनको, तो हमने ऐसा देखा कि आयरन अननोन था। कॉपर और ब्रॉन्ज का जो यूज किया जाता था किन चीजों को बनाने में, नाइफ्स बनाने में, शॉर्ट सॉर्ड्स बनाने में, मिरर बनाने में, एक्सेस बनाने में, नीडल्स में, रिंग्स में और बैंगल्स में इन मेटल्स का यूज किया जाता था। अब देखो कुछ लोग बोलते हैं, हिस्टोरियंस ने पहले ये कहा था कि मैच्योर हड़प्पन फेस या हड़प्पन कल्चर वाले जो लोग थे ये अहिंसक लोग थे, पर हमको बेसिकली बाद में यहाँ पे सॉर्ड मिली है, ठीक है। तो सॉर्ड मिली है, हमको पता चलता है कि हाँ यहाँ पर भी योद्धा या वॉरियर लोग हुआ करते थे, या लड़ना इन लोग जानते थे। अब बात करते हैं हम लोग क्लोथ्स की, कि किस प्रकार के लोग क्लोथ वेयर करते थे। तो कॉटन और वूल जो है ये लोग पहना करते थे। तो ये हमको कैसे पता चला, तो हमको ऐसे कुछ फिगर्स मिले हैं स्टोन के। इसमें हमको ये नक्काशी वाला एक मिला जिसको प्रीस्ट कहते हैं यहाँ का। इसके हमको इसके ऊपर नक्काशी वाला ये मिला, इससे हमने इससे अंदाजा ये लगाया कि शायद इस प्रकार का क्लोथिंग ये लोग पहना करते थे। और क्योंकि वहां पर एग्रीकल्चर जब हमने एक्सकेवेशन किया तो वहां से हमको पता चला कि कॉटन की ये लोग खेती करते थे, वो उनको पता चल गया। दूसरा हमको भेड़ के अवशेष वहां पे मिले हैं, तो शायद वूल भी इन लोग निकाला करते थे। तो वहीं से हमने अंदाजा लगाया कि कॉटन और वूल का इन लोग यूज करते थे क्लोथिंग के लिए, ठीक है। इनके जो हमको एक दूसरी मूर्ति मिली है जिसको डांसिंग वुमेन के नाम से जाना जाता है, इसने हाथ में ऐसे बैंगल्स पहने। हम लोग कहते हैं हड़प्पा सिविलाइजेशन के लोग खत्म हो गए, नहीं भैया, आज भी उनके जो आने वाली जो डिसेंडेंट्स हैं उनके, वो आज भी बसते हैं। तो आज आप देखेंगे कि राजस्थान के एरिया में, हरियाणा के एरिया में आपको इस प्रकार से, या गुजरात के एरिया में आपको ऐसे वुमेन्स बैंगल्स पहने हुए दिखाई दे देंगे। तो ये हड़प्पन फेस के लोग भी यही सारी चीजें पहना करते थे, ठीक है। अब डाइटरी प्रैक्टिस की बात करते हैं कि इन लोग क्या खाते थे। तो आर्कियोबॉटनिस्ट होते हैं, उन लोगों ने ये पता किया है कि ये लोग वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों प्रकार के फूड खाते थे। तो वो कैसे पता चला कि हमको बरियल्स मिले थे। बरियल्स में हमने एक्सकेवेशन किया, तो जैसे मान लीजिए कोई बंदा जिसकी डेथ हो जाती है, उसके पेट के पास में एक्सकेवेशन किया जाता है। तो उसकी डेड बॉडी है, उसके पेट के हिस्से के वहां पे एक्सकेवेशन किया जाएगा, उसकी डीएनए टेस्टिंग करी जाएगी। वहां से पता चल जाता है अवशेष की डीएनए में कि ये मतलब कुछ पेड़ पौधा हुआ करता था या कोई एनिमल था। तो वहां से हमने निकाला कि शायद उन्होंने नॉन वेजिटेरियन भी वो लोग फूड खाते थे। हमको कुछ ऐसे वहां पे मटके मिले हैं, कुछ छोटे हमको
बर्तन मिले हैं जिससे वहां पे हमको पता चला कि मिल्क और कर्ड जो था वो लोग भी कंज्यूम किया करते थे। सोसाइटी जो थी पंजाब में रहने वाली और सिंध में रहने वाली, ये लोग ज्यादातर वीट और बार्ले खाते थे, क्योंकि ये पंजाब में गेहूं और पंजाब और सिंध के रीजन में गेहूं और बार्ले ही उगाया जाता था। और दूसरा होता है रंगपुर का एरिया। रंगपुर के एरिया हमको पता चलता है, रंगपुर के साथ में सुरकोतादा नाम की जो जगह है, यहाँ के लोग राइस और मिलेट्स खाते थे, क्योंकि यहाँ पे खेती जिस हिसाब से होती थी तो इन्होंने वो निकाल लिया था कि किस जगह पे कैसी खेती हो सकती है, उसी हिसाब से वहां पे खेती होती थी और वैसे ही वहां पे अनाज कंज्यूम किया जाता था। तो इससे डाइटरी प्रैक्टिस हमको इनकी पता चल जाती। अब बात करते हैं स्क्रिप्ट की। तो स्क्रिप्ट कैसे, आज तो हम लोग इस प्रकार की राइटिंग्स लिख लेते हैं, तो ये हड़प्पा सिविलाइजेशन के लोग किस प्रकार की स्क्रिप्ट लिखते थे। तो स्क्रिप्ट में हमने देखा है कि पिक्टोग्राफिक होती थी। तो ये जो आप फोटो देख रहे हो, ये मैंने सोच बाय मोहक मंगल जो थी उनके वीडियो से निकाला है, मैं उनको क्रेडिट देता हूँ। उनके पास ये हमको ये स्क्रिप्टिंग का इन्होंने एक बड़ा अच्छा ये निकाला था फोटो। उसमें हमको पता चलता है कि पिक्टोरियल रिजेम्बलेंस जो फिजिकल ऑब्जेक्ट से रिजेंबल करती है, उसकी इन लोग स्क्रिप्ट यूज करते थे। तो ये जो आप नक्काशियां देख रहे हैं, इसमें आपको कभी पे कोई आदमी दिखाई देगा, ये आदमी कुछ हाथ में पकड़ा हुआ ऐसी कोई चीज दिखाई देगी, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे एक आदमी बना हुआ है, दो शेर बने हुए हैं, उनको दोनों हाथों में पकड़ा हुआ है उसने, ठीक है। तो ऐसे कुछ फिजिकल ऑब्जेक्ट्स थे जिससे पिक्टोग्राफी निकल के आती है, ठीक है। तो वो साइन लैंग्वेज जैसी चीजें होती है जो आप बोल सकते हो उसको, तो उसको लोगो सिलेबिक बेसिकली बोला जाता था, जहां पर हम लोग सिंबल्स में लिखते हैं। आज हम लोग जो है वो सिंबल्स में नहीं लिखते, हम जिन चीजों को देखते हैं उन चीजों को वैसे नहीं आकार में उतारते, हम उसका एक डिफरेंट चीजें यूज करते हैं। लेकिन वो लोग जो थे, जैसे यहाँ आप देखोगे, यहाँ मछली बनाई है इनने, ठीक है। यहीं पे आपको पक्षी भी दिखाई दे देगा, यहाँ आपको आदमी दिखाई देगा, यहाँ दो आदमी दिखाई देंगे, ठीक है। आपको इस प्रकार के ये सांप का आकार है, ये आपको दिखाई देगा। तो आपको इस प्रकार की चीजें दिखाई देती, जिससे पता चलता है क्या थे, लोगो सिलेबिक टाइप से ये लोग लिखते थे। लिखने का तरीका दोनों टाइप का होता था, बोथ लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट, दोनों टाइप से लिखा जाता था। स्क्रिप्ट आज तक हमने डिसाइफर नहीं करी है कि इसमें चीजें होती क्या थी, क्या ये बोलना चाह रहे हैं, क्या ये लिखना चाह रहे हैं। तो जैसे अब यहाँ मान लीजिए, यहाँ बंदर की फोटो है ना, ये कोई मुर्गा बना हुआ है, ये कोई दूसरा पक्षी मोर बना हुआ है। तो लिखना क्या चाह रहे, बताना क्या चाह रहे, वो अपन को नहीं मालूम है। बस ये है कि हाँ, इस प्रकार का लोगो सिलेबिक सिस्टम हुआ करता था, लेकिन अभी तक डिसाइफर नहीं कर पाए। यही जो पिक्टोग्राफी की चीजें हमको सील्स में भी मिली है। तो ये सारी जो फोटोज आप देख रहे हो, ये सील्स की ही है, इस सील के ऊपर हमको ये पिक्टोग्राफी चीजें मिली है। अब बात करते हैं हड़प्पन इकोनॉमी की, कि हड़प्पन इकोनॉमी किस हिसाब से चला करती थी, ठीक है। अब सबसे बड़ी चीज जो हमको पता चली है वो ये कि इनके ट्रेड रिलेशंस हुआ करते थे दूसरे मेसोपोटामिया और पर्शियन सिविलाइजेशन। तो पर्शियन सिविलाइजेशन, ये जो आप देख रहे हैं तुरान का रीजन है पर्शियन सिविलाइजेशन, मेसोपोटामिया का ये रीजन है, ये इंडिया का जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है ये एरिया है। तो हमको मेसोपोटामिया में एक्सकेवेशंस के दौरान पता चला कि इंडस रीजन के लोगों को मेसोपोटामिया के लोग मेलुहा नाम से डिनोट करते थे। तो ये जो रीजन कहलाता था, ये मेलुहा रीजन कहलाता था, ठीक है। मेसोपोटामिया टेक्स्ट से हमको ये भी एविडेंस पता चलता है कि ट्रेडिंग स्टेशंस हुआ करते थे दिलमन में, जो बहरेन है पर्शियन गल्फ में, यहाँ दिलमन के रीजन में ट्रेडिंग स्टेशंस होते थे। साथ में मकान, ये जिसको ये मगन लिखा है ना, मकरान कोस्ट जो था, यहाँ पर ट्रेडिंग स्टेशंस होते थे, और मेलुहा जो था, यहाँ पर ट्रेडिंग स्टेशंस होते थे। तो अभी आप देखिएगा एक मैप में आपको ट्रेड रूट दिखेगा, तो इसमें वहीं से हमने निकाला कि ये ट्रेडिंग जो रूट्स होते थे, ये मेसोपोटामिया टेक्स्ट के थ्रू हमको पता चल जाते हैं। तो ये थे वो ट्रेडिंग रूट्स, ठीक है। तो ये ब्लैक डॉट जो आप देख रहे हैं, ये सारी एंशिएंट साइट्स हैं। एंशिएंट साइट से होते हुए आपको ये रेड मार्क में दिख रहे हैं, ये सारे के सारे क्या है, एंशिएंट रूट्स दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, एंशिएंट रूट्स में आपको ये भी पता चल जाएगा कि ये एंशिएंट जो साइट्स हुआ करती थी, फॉर एग्जांपल जैसे कोई एक रोड जो है वो कई 100 साल तक यूज हुई है, तो वो अलग टाइप की एक रोड आपको समझ में आ जाएगी कि हाँ ये रोड होती थी। और जैसे मान लीजिए रिवर जो जहाँ से बहती है, अगर वो सूख जाती है तो रिवर का एरिया भी समझ में आ जाता है। इसी हिसाब से जो ट्रैवलिंग के लिए रूट्स होते थे जो सदियों से यूज हो रहे हैं ना, वो बाद में भी समझ में आ जाते हैं, और एक्सकेवेशन में जो चीजें निकल ही जाती हैं तो वो क्लियर हो जाता है। तो ऐसे हमको पता चला कि ये एंशिएंट ट्रेडिंग रूट्स होते थे, जिसमें आपको इंटरनल ट्रेड के बारे में पता चलता है। ट्रेडिंग रूट्स इंटरनल भी होते थे और एक्सटर्नल भी होते थे, जो लॉन्ग डिस्टेंस तक के लिए जाते हैं।
अब ये हमको कैसे पता चला कि समुद्र में ट्रेडिंग रूट्स होते थे? तो मेसोपोटामिया के टेक्स्ट में हमको पता चला कि यहाँ पे ट्रेडिंग स्टेशन है। तो ये एक ट्रेडिंग स्टेशन है, ये एक ट्रेडिंग स्टेशन है, ये ट्रेडिंग स्टेशन है। इससे हमको पता चलता है कि यहाँ पे ट्रेडिंग स्टेशन होते थे। उसी से हमने ये रूट आइडेंटिफाई किया है कि ऐसे ट्रेडिंग रूट्स होते थे। अब की एस्पेक्ट्स क्या होते हैं ट्रेडिंग इकोनॉमी और नेटवर्क के? तो हमको ये पता चला कि इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों टाइप की ट्रेड होते थे। ये हमको क्लियर हो गया कि किसी प्रकार की मेटेलिक मनी यूज नहीं होती थी और ट्रेड ज्यादातर बार्टर सिस्टम पे डिपेंड करता था। ट्रांसपोर्ट पे हमको ये पता चला है कि शायद प्रोबेबली जो बुलक कार्ट्स पे ट्रांसपोर्ट किया जाता था, क्योंकि बग्घी के पहियों के निशान हमको वहां मिले हैं। हो सकता है वो रथ के भी हों, बट मोस्टली हमने बुलक कार्ट से ही देखा है कि शायद उसी से होता होगा। हमको बीड मेकिंग फैक्ट्रीज मिली कहाँ पे? चाहुंदारो में और लोथल में, है ना। ये इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा कि बीड मेकिंग फैक्ट्री कहाँ मिली है? चाहुंदारो में और लोथल में, जहां से एक्सपोर्ट का काम किया जाता था। हमको डॉकयार्ड मिला है लोथल में एक्सकेवेशन के दौरान, और सीपोर्ट हमको 3 जगहों पर मिले, एक तो रंगपुर, एक है सोमनाथ और एक बालाकोट। यहाँ पर हमको सीपोर्ट मिले हैं जहां से बड़ी बड़ी शिप जो होती थी वो समुद्र की तरफ जाती थी। अब इसमें हमको ट्रेड के साथ में कैसे पता चला कि ट्रेडिंग होता था? तो ट्रेडिंग के लिए वो यूज करते थे अपनी सील्स को, ठीक है। तो जहां तक हर मर्चेंट है उसकी खुद की सील हुआ करती थी, जिसमें उसके खुद के एम्बलम्स होते थे या कोई रिलीजियस कैरेक्टर या उनका नाम जो होता था उस पर उकेरा जाता था। सील का साइज जो होता था वो स्टैंडर्ड साइज का होता था, या तो वो स्क्वायर की होंगी जिसका ओब्लॉन्ग प्लेन होता था। ओब्लॉन्ग प्लेन बेसिकली मतलब होता है उभरी हुई जगह। तो ये सब देख रहे हैं, ये उभरा हुआ है सील के ऊपर में, ठीक है। तो इसको ऑब्लॉन्ग प्लेन बोला जाता है। जितनी भी सील्स थी ज्यादातर वो स्टेटाइट स्टोन से बनाई जाती थी, जिसमें ओनर की प्रॉपर्टी उनपे मार्क करी जाती, मतलब जो सील्स जो लगा दिए गए हैं उससे पता चल जाता था कि ये प्रॉपर्टी किसकी है? ओनर की है, ठीक है। सील्स जो होती थी वो एमलेट्स की तरह भी होती थी। एमलेट्स बेसिकली क्या होती है? हम लोग जो गले में जो हार वार पहनते हैं उनमें पेंडेंट्स जो होते हैं, पेंडेंट्स जो पहने जाते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? एमलेट्स कहते हैं, ठीक। फिर हमको लोथल नाम की जगह पे बटन सील्स मिली है, जिससे हमको पता चलता है कि सील्स बटन के आकार की भी होती थी और जिनको वो शायद क्लोथिंग वोथिंग के लिए भी यूज कर लिया करते थे। अब होता यह है कि वेट, अगर आप देखेंगे कि अगर आप वहां पे ट्रेड होता था तो ट्रेड अगर बार्टर सिस्टम में हो रहा है तो कहीं ना कहीं वेट भी यूज होता था। तो चर्ट नाम का एक स्टोन होता है, उससे वेट बनाए जाते थे। तो इस टाइप के वेट्स जो है हमको मिले हैं। वेट जो होता था वो बाइनरी सिस्टम पे डिपेंड करता था। बाइनरी सिस्टम बेसिकली क्या है? 1 2 4 8 16 32 64, ये बाइनरी सिस्टम है जो लोअर डिनोमिनेशन में चलता था। इसके साथ में हमको डेसिमल सिस्टम के बारे में पता चलता है कि वेट्स जो होते थे वो डेसिमल सिस्टम में ही बनाते थे। 160 320 640 1600 के डेसिमल सिस्टम पे भी ये क्रिएट किए जाते थे वेट। अब लेंथ इन लोग कैसे नापते थे? तो लेंथ के लिए हमको इस प्रकार के स्केल्स फाउंड आउट किए गए, ठीक है। अब ये कर्वेचर में तो मुझे समझ में नहीं आता कैसे ये स्केल्स का यूज करते थे, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कैसे यूज करते थे। तो ये फुट पे बेस्ड करते थे। वैसे 37.6 सेंटीमीटर है ना, उसका 1 फुट होता था। फिर एक क्यूबिट होता था जो 51.8 से 53.3 सेंटीमीटर तक होता था। शेल स्केल का यूज हमने फाउंड आउट किया है कहाँ पे? मोहनजोदारो में। शेल्स ऑब्जेक्ट जो होते थे प्रोबेबली एंगल्स नापने के यूज किया जाता था। इसको हम ये भी हमको कहाँ? सौराष्ट्र नाम की जगह पे इस प्रकार के एंगल नापने का एक शेल ऑब्जेक्ट मिला है। और लोथल में हमको एक आइवरी स्केल मिला है, हाथी के दांत का बना हुआ एक स्केल हमको लोथल में मिला है। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो पूछी जा सकती है प्रीलिम्स में कि कौन सी चीज जगह क्या मिली। तो आइवरी स्केल मिला लोथल में। शेल ऑब्जेक्ट से बना हुआ एंगल नापने का ये हमको मिला सौराष्ट्र में, और शेल स्केल एक मिला है हमको मोहनजोदारो में। तो इम्पोर्ट्स पे अपन लोग देखेंगे। इम्पोर्ट्स जो ये करते थे, गोल्ड किया जाता था अफगानिस्तान, ईरान, पोलार रीजन जो साउथ इंडिया में वो है ना। कॉपर ये लोग इंपोर्ट करते थे खेतरी रीजन जो राजस्थान में है और बलूचिस्तान से करते थे। टिन जो है ये लोग इंपोर्ट करते थे अफगानिस्तान और ईरान से। लैपिस लुजली किया करते थे अफगानिस्तान से। जेड ये लोग यूज करते थे, इंपोर्ट करते थे पामीर रीजन से। तुर्कोइस ये लोग यूज करते थे खुरासान से। स्टेटाइट मंगाया जाता था तापी छाया से जो ईरान में है। बिटमेन यूज किया जाता था, इंपोर्ट किया जाता था बलूचिस्तान और मेसोपोटामिया से। और लेड इंपोर्ट किया जाता था साउथ इंडिया से, ठीक है। तो इंपोर्ट में क्या क्या चीज थी ये भी इंपॉर्टेंट है जो प्रीलिम्स में क्वेश्चन आते हैं। अब बात करते हैं रिलीजन की कि इस प्रकार का रिलीजन ये लोग प्रैक्टिस करते थे।
तो हमने ऐसा माना है कि ये एक सेकुलर सोसाइटी थी, क्योंकि हमको किसी प्रकार के टेम्पल्स यहाँ पे नहीं मिले। हमको आइडल्ट्री प्रैक्टिस होती थी ये पता चलता है, क्योंकि ये सील इस प्रकार की हमको मिली है पशुपतिनाथ की, ठीक है। सेक्रेड रिचुअल स्पॉट्स हमको मिले हैं कहाँ पे, मोहनजोदारो में, ठीक है, जैसे ग्रेट बाथ है, इस प्रकार की चीजें। फायर ऑल्टर्स मतलब यज्ञ करने के जो हवन कुंड होते हैं वो हमको मिले हैं कालीबंगन और लोथल से। और कुछ बरियल साइट्स है, ये हमको फाउंड आउट करी गई है, ठीक है। तो किस प्रकार का रिलीजन प्रैक्टिस करते थे यहाँ पर, एक आप आगे मैं दिखाऊंगा, एक भगवान शिव का भी शिवलिंग एक भी यहाँ पे मिला है। तो उसमें जैसे किन किन की ये पूजा करते थे, तो वर्शिप करते थे जैसे मदर गॉडेस, ये हमको एक स्टोन का एक स्टैचू मिला जिसको हमने मदर गॉडेस बोला। शिवलिंग जो है ये फाउंड आउट किया गया था वहां पे, ठीक। फिर प्रोटो शिवा या पशुपतिनाथ की ये सील मिली है, ये हमको फाउंड आउट करी गई। पीपल ट्री, मेरे पास की फोटो नहीं है, पीपल ट्री का वहां पे मिला है। हमबैक बुल, ये बुल जो है ये वहां पे हमको सील मिली है उसकी। बर्ड्स की पूजा होती थी जैसे डव है या पिजन है, ठीक है। फिर वन हॉर्न यूनिकॉर्न जो है वो, इसकी ये भी शायद इसकी पूजा हुआ करती थी, तो ये शायद से ऐसा माना जाता है कि शायद इनको पूजा करते थे। अब देखते हैं बरियल ग्राउंड कि किस प्रकार की ये लोग बरियल्स की जो सिस्टम होता था उसको प्रैक्टिस करते थे। तो मेथड ऑफ बरियल्स जो है वो पूरे कंप्लीट बरियल्स भी हमने देखे हैं यहाँ पे, और फ्रैक्शनल बरियल्स भी देखे हैं, जहाँ पे बोन्स को इकट्ठा किया जाता था और बरी किया जाता था तब जब उनकी जो बॉडी थी उनको बर्ड्स और बीस्ट या एनिमल्स जब खा लें। तो जो आज के समय में प्रैक्टिस आप देखेंगे, ये प्रैक्टिस करते हैं कौन, हमारे यहाँ के जो पारसी बाबा जो लोग हैं, ठीक है। पर्शियंस जो लोग प्रैक्टिस करते थे कि उन्होंने बॉडी क्या करते थे, वो एक जगह ले जाते थे, फिर जब उसको एनिमल्स और बर्ड्स खा लेते थे तब उनकी हड्डियों को ले जाकर बाद में दफना दिया जाता है। तो ये सिस्टम वहां पे प्रैक्टिस किया जाता था। अच्छा, क्रिमेशन और बरियल्स दोनों वहां पर प्रैक्टिस किया है, मतलब शरीरों को जलाया भी जाता था और दफनाया भी जाता था, और शरीर जलाने के बाद जो उनकी एशेस होती थी उनको भी दफनाया जाता था। डेड बॉडीज को जब प्लेस किया जाता था तो नॉर्थ साइड डायरेक्शन में किया जाता था, तो उनका जो सर होता था ये नॉर्थ डायरेक्शन में होता था, पैर जो होते थे वो साउथ डायरेक्शन में होते थे, ठीक है। उसके साथ में किसी डेड बॉडी के साथ में आपको उनकी पॉटरीज, ऑर्नामेंट्स, टूल्स और फूड ये सब भी मिलेगा। तो ये आप देखोगे इसमें इमेज में दिया गया है, ये पॉटरीज हैं, इनकी इन्हीं के अंदर उनके ऑर्नामेंट, टूल्स और ये सब सारी चीजें रखी रहती थी। हड़प्पा जो एरिया है वहां पे हमको कॉफिन्स भी मिले हैं, मतलब बरियल्स कुछ डायरेक्ट भी रहती थी, कुछ के लिए अलग से कॉफिन्स बनाकर भी वो उनको बरी किया करते थे, ठीक है। फिर उसके बाद कालीबंगन में हमको कुछ स्मॉल सर्कुलर पिट्स मिले हैं जिसमें लार्ज ओन्स और पॉटरी जो है वो फाउंड आउट करी गई हमने। लोथल नाम की जगह पे हमको पेयर मिला है मेल और फीमेल के स्केलेटन का, जिनको साथ में दफनाया गया था। तो ये आप देखेंगे ये बरियल ग्राउंड में ऐसे हमको पॉटरीज के साथ में भी चीजें मिली हैं, और यहाँ पे मैन और वुमेन का साथ में हमको स्केलेटन भी मिला है, ये लोथल में फाउंड आउट किया गया। अब बात करते हैं एग्रीकल्चर की, तो किस प्रकार का एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते थे। तो अर्लीस्ट प्रोड्यूस जो था वो कॉटन का हुआ करता था। पुराने ग्रीक्स के लोग जो सिंध से कॉटन मंगाया जाता था उसको सिंदोन बोलते थे। ये लोग इनकी जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस होती थी ना बहुत डिफरेंट टाइप की होती थी। तो नदियों के पास में जो प्लेन्स होते थे जहाँ पे अक्सर फ्लड्स आते थे, वो फ्लड प्लेन्स में नवंबर के समय में ये लोग बीज बो देते थे, और जब फ्लड्स चले जाते थे तब बाद में अपनी फसलें काट लेते थे। तो ये इनका सिस्टम हुआ करता था। तो हार्वेस्ट के लिए एक लोग यूजुअली वीट और बार्ले यूज करते थे, ठीक है। अच्छा, वीट और बार्ले अगर आप देखेंगे कि अप्रैल में ही मतलब केवल गर्मी के समय में ही बोया और काटा जाता है। तो जिस समय फ्लड्स चले जाते थे तब वीट और बार्ले जो होता था गर्मी के समय में बोया जाता था और काट लिया जाता था, इसके पहले कि दूसरे फ्लड्स आए। तो इस टाइप से इनका एग्रीकल्चर सिस्टम होता था। प्लग फील मिली है हमको, वुडन प्लग मिले हैं, ये फाउंड आउट किया हमने कालीबंगन में। टेराकोटा मॉडल्स में हमने हल का जो है वो टूल्स फाउंड किया है। फिर हमको बनावली और भवलपुर में भी इस प्रकार के प्लग मिले, ठीक है। जो ये लोग फूड स्टोर करते थे वो ग्रेनरीज में स्टोर करते थे। फूड जो स्टोर किया जाता था वो ग्रेनरीज में स्टोर किया जाता था। अब क्या क्या चीजें उगाई जाती थी, तो उगाने में पहला है जैसे वीट है ना, कि खासतौर पे मेहरगढ़ में हमको इसके अवशेष मिले हैं। फिर बार्ली है, हॉर्सग्राम है, पीस है, मेलन्स है, वाटरमेलन, सीसम, डेट्स, मिलेट्स, ग्रेप्स, हिना जिसको मेहंदी बोलते हैं, गार्लिक, मस्टर्ड, राइस। ये राइस हमको लोथल में मिला है। तो ये सब इंपॉर्टेंट चीजें पूछी जाती है, ये सारी चीजें उगाते थे। इसके अलावा में रिवराइन जो जगह है जहाँ पर नदियां ज्यादा बहती है वहां के पास से ये दूसरे रिसोर्सेज जैसे कि मुलस्कस जिसको बोलते हैं, जो कि एक इम्पॉर्टेंट प्रोटीन रिच फूड एलिमेंट है, ये कोस्टल साइट ऑफ गुजरात में ये हमको मिला है।
तो ये भी चीजें उगाई जाती थी। अब देखते हैं डोमेस्टिकेशन किन किन का किया जाता था। तो डोमेस्टिकेटेड जो होते थे वो कैटल्स, ऑक्सन, बफेलो, गोट, हम्बुल्स हैं, शीप, पिग्स, एसेस, कैमल्स, कैट्स, डॉग्स, इन सब के हमको अवशेष मिले, इससे पता चलता है इनका डोमेस्टिकेशन होता था। हड़प्पन्स में हमको ऐसा ये नहीं पता चलता कि यहाँ पे हॉर्स सेंटर्स लोग थे, लेकिन एलिफेंट्स और राइनोस जो थे इनके बारे में हमको पता चलता है कि इनके ये हुआ करते थे, यहाँ पे अवशेष मिले हैं हमको। फिर हमको सुरकोट दा जो जगह है यहाँ पर हमको हॉर्स के रिमेन्स मिले हैं। यहाँ पे हमको एक ऐसा ग्रेव मिला है रोपर में जहाँ पे एक आदमी को उसके डॉग्स के साथ में दफनाया गया है। फिर हमको टाइगर्स के बारे में पता चलता है, तो कुछ फिगर्स के थ्रू हमको टाइगर्स के बारे में पता चलता है। सील के ऊपर टाइगर्स उकेरे गए ये पता चलता है, लेकिन लेपर्ड्स थे कि नहीं, बट ये बहुत कम है कि शायद लेपर्ड्स वहां थे कि नहीं। रैबिट्स, पीकॉक, डक्स, पिजन्स, वाइल्ड फॉल्स, मंकी है ना, इनकी हमको पेंटिंग मिली है, वो भी पॉटरी के ऊपर। तो इससे पता चलता है ये भी जानवर वहां हुआ करते थे। अब बात करते हैं अपन लेट हड़प्पा फेज की। तो लेट हड़प्पा फेज बेसिकली क्या था कि इसको हम सब इंडस कल्चर के नाम से जानते हैं। इसका हड़प्पन फेज का जब डिक्लाइन होता है 1900 बीसी के आसपास में, इससे इसी को हमने लेट हड़प्पन फेज के तौर पे दिखाया है। तो लेट हड़प्पन फेज में बेसिकली क्या है, हमको ये तो एग्जैक्ट आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं मिलते कि यहाँ पे पूरा जो था वो खत्म ही हो गया था, बट हमने डेटेड किया है कि लगभग 1900 बीसी के आसपास में इसका डिक्लाइन हुआ करता था। इस फेज को हम मार्क करते हैं किससे, यहाँ पर अर्बन लाइफ जो थी वो काफी खत्म हो गई थी, एग्रीकल्चर का जो डाइवर्सिफिकेशन था ये खत्म हो गया था। तो ये हमने इस फेज में देखा है कि इस समय क्योंकि ये दो चीज खत्म हो गई थी तो इसको हमने आइडेंटिफाई कर दिया कैसे, लेट हड़प्पन फेज से। उसके बाद हमको यहाँ पे ट्रेड की भी कमी मिली, सील्स है, स्पेशलाइज्ड क्राफ्ट है, सिटीज जो थी वो डिक्लाइन हो गई थी लेकिन टोटली डिसअपेयर नहीं हुई थी। तो इससे हमको पता चलता है कि ये लेट हड़प्पन फेज का एरिया है। तो ये आप देख रहे हैं, मैं दूसरे मैप में दिखा देता हूँ। तो लेट हड़प्पन फेज में जो लोग बसते थे वो इन एरियो में बसा करते थे। ठीक है, तो ये रंगपुर एरिया, इसको रंगपुर कल्चर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये हरियाणा वाला जो एरिया है यहाँ का, ये हरियाणा कल्चर या हड़प्पन फेस का कल्चर जो है वो लेट हड़प्पन फेस में आता है। अब लेट हड़प्पन फेस में क्या था, क्या क्या चीजें खोई गई। पहली चीज तो सिटीज और ट्रेड जो थे वो डिक्लाइन हो गए। केवल कुछ 5 ऐसे ज्योग्राफिकल एरिया थे वहां पर केवल लोग आके बसे हुए थे। तो एक तो रंगपुर एरिया, जो रंगपुर फेस मैंने आपको दिखाया। दूसरा था गंगा यमुना डोब का एरिया, उसको गंगा यमुना डोब फेस बोलते हैं। फिर एक वेस्ट पंजाब फेस है, ईस्ट पंजाब फेस है और झुकर फेस है। तो यहाँ पर अलग अलग समय पे लोग अलग अलग जगह पे बस रहे थे, तो उसने हमने इनको फेजेस का नाम दे दिया। कई प्रकार के स्मॉल सेटलमेंट्स मिले हमको, और डाइवर्स एग्रीकल्चर बेस जो है वो हमको यहीं पे मिलता है, छोटे छोटे सेटलमेंट्स के पास में। फिर इंपॉर्टेंट साइट्स यहाँ की कौन कौन सी थी, एक थी झुकर, दूसरी थी चाहुंदारो, एक थी अमरी, फिर जो रंगपुर फेस के साइड में मिली है, फिर है कच्छ, सौराष्ट्र और गुजरात का मेनलैंड। ये लेट हड़प्पन फेस की कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स है। कुछ अर्बन सेंटर्स जो थे वो थोड़े बहुत सरवाइव कर गए थे। तो कौन कौन से अर्बन सेंटर्स थे, एक थी कुडवाला जो चोलिस्तान में मिलता है, एक था बेत द्वारका जो गुजरात में मिलता है, और एक है दाइमाबाद जो महाराष्ट्र में। तो मैप में आप देख लीजिए, रंगपुर कल्चर में ये बेट द्वारका का एरिया है, ये दाइमाबाद का एरिया है। ठीक है, और फिर आता है ये है कुडवाला का एरिया। ठीक है, तो ये मेन जगह है जहां पर बेसिकली कुछ अर्बन सेंटर्स बचे हुए थे। अब की डेवलपमेंट क्या होता है इस टाइम पीरियड पे, हमने ये चीज देखा कि डबल क्रॉपिंग सिस्टम इस समय चल रहा था। वीट और बार्ले जो थी वो एज एन विंटर क्रॉप ग्रो करी जाती थी। राइस, मिलेट और सोरगम जो थे ये समर क्रॉप्स की तरह ग्रो किया जाता था। रूरल सेटलमेंट इन फेस के कैसे थे, वो चालकोलिथिक हो गए थे एज एन नेचर में। पेंटेड हड़प्पा पॉटरी को रिप्लेस कर दिया था किसने, पेंटेड ग्रेवेयर पॉटरी ने। ठीक है, जिसमें डिजाइन जो होती थी बहुत कम होती थी। डिक्लाइंस कैसे कैसे थे, ठीक है, किसी प्रकार का हमको लेंथ मेजर करने वाला कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं मिला है। हड़प्पन ट्रेड का एंड हुआ था विथ किसके साथ में, वेस्टर्न एशियन सेंटर के साथ में, जैसे कि लेपिस लुजी, चैट, कार्नियल बीड्स, कॉपर, ब्रॉन्ज वेसल्स है ना, या तो टोटली एब्सेंट थे या तो बहुत ही स्कार्स थे, मतलब बहुत कमी हो गई थी इनकी। तो इससे हमको पता चलता है कि यही फेज शायद से डिक्लाइनिंग फेज हुआ करता था इसका। अब
थ्योरी हमने ऐसी निकाली है कि डिक्लाइन क्यों हुआ होगा, तो पॉसिबल थ्योरीज अलग अलग प्रकार के हिस्टोरियंस और इनने दी है। तो जैसे कि आर्यन इन्वेजन थ्योरी दी इनने, व्हीलर और गॉर्डन ने, ये पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। फिर फेयरचाइल्ड ने इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस की बात करी। डेल्स, एमएस वत्सा और एच टी लैम्ब्रिक ने कहा कि रिवर जो कोर्स है उसका चेंज हो गया था, मतलब रिवर जहां से बहती थी उनने अपनी दिशा चेंज कर ली थी। स्टीन का ही मानना है कि लो रेनफॉल हो गया था। डीपी अग्रवाल का ही मानना है कि घग्गर जो रिवर थी ये ड्राई हो गई थी और एरिडिटी इंक्रीज हो गई थी, इसलिए शायद से छोड़ गए थे। रेकिस और डेल्स का मानना है कि अर्थक्वेक आया था। कार कैनेडी का मानना है कि नेचुरल कैलेमिटी के कारण हुआ था। और मैके और एस आर राव का मानना है कि फ्लड्स के कारण जो था वो डिक्लाइन हो गया। तो ये ऐसी कुछ पॉसिबल थ्योरीज दी है कि शायद इस कारण से हड़प्पन फेज जो था वो डिक्लाइन आया था। तो ये पूछा जा सकता है किसने, किस हिस्टोरियन ने कौन सा कॉज बताया है। और कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस की अगर हम बात करें कि इंपॉर्टेंट प्लेसेस लेट टाइम पीरियड पे कौन कौन सी थी, तो एक सोमनाथ में प्रभास पाटन जो था ये इंपॉर्टेंट प्लेस था। रंगपुर ये गुजरात का एरिया है। स्वाट वैली जो है और मंडा जो है वो जम्मू कश्मीर में हमको लास्ट फेज में मिली है। संघोल है ये पंजाब में मिला है। दौलतपुर ये हरियाणा में मिला है। और आलमगीरपुर और हुलास जो है ये यूपी में मिला है। ये कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस थी अपने लेस्ट हड़प्पन फेज की। अब बात करते हैं इसके एंडिंग की, लेटेस्ट डेवलपमेंट अभी हमने क्या देखा। तो आईआईटी खड़गपुर के साइंटिस्ट ने और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के लोगों ने कुछ ऐसे एविडेंस डिस्कवर किए हैं जिसमें उनको पता चलता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन लगभग 8000 साल पुरानी या उससे भी पहले की है, जो कि इजिप्शियन और मेसोपोटामियन सोसाइटी से भी कहीं ज्यादा पुरानी है। साइंटिस्ट का ये मानना है कि क्लाइमेट चेंज हुआ था लगभग 3000 साल पहले, जिसके कारण ये शायद से सिविलाइजेशन का एंड हुआ है। सिविलाइजेशन जो है दूसरी जगहों पर भी है, जैसे राखीगढ़ी अभी तक की सबसे बड़ी साइट है, ये फाउंड आउट करी गई है। आप इसका टेरिटोरियल एरिया देख लेना, बहुत बड़ा है। और भिर्राना नाम की जो जगह थी यहाँ पर भी सिविलाइजेशन हुआ करती थी। मॉनसून का डिक्लाइन हुआ था जिसके कारण से इन्होंने अपने क्रॉपिंग पैटर्न को शिफ्ट कर दिया था। कई प्रकार के लार्ज ग्रेन सीरियल्स जो हैं जैसे वीट है, बार्ले जो है, इन्होंने ये बोना चालू किया जो ड्रॉप रेजिस्टेंस हुआ करते थे। राइस को जो था वो लेटर पार्ट के लिए बचा लिया था, मतलब केवल राइस तभी बोया जाता था जब बारिश का समय होता था। इसके अलावा में अभी नई फाउंड आउट करी गई चीज है वो क्या, जैसे सनौली नाम का एक गांव खोजा गया है हरियाणा में। इसमें कुछ नई फाइंडिंग्स है, ये शायद यूपीएससी में पूछा जा सकता है सनौली के बारे में। तो यहाँ पे हमको एक चैरियट मिला है जिसके साथ में घोड़े भी मिले हैं। उसके बाद हमको एक एंशिएंट बरियल मिला है जिसमें एक किसी टॉप के ऊपर में इसको बरी किया गया था, जिसमें उनके दूसरे पॉट्स और पॉटरीज भी थी। कई प्रकार के बरियल साइट्स मिले, मतलब एक ही जगह पे कई प्रकार के बरियल्स हमको मिले हैं। हमको एंशिएंट सॉर्ड्स यहाँ पे मिले हैं, पता चला कि यहाँ पे भी तलवारें यूज हुआ करती थी। एंशिएंट साइट में हमको सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर एक वुमेन बरियल जो है वो ग्राउंड मिला है। तो अभी तक का कोई वुमेन बरियल ऐसा हमको अलग से फाउंड आउट नहीं हुआ था, पर यहाँ पे इंडिया के अंदर में पहली बार ऐसा कुछ फाउंड आउट हुआ है जहाँ पे वुमेन बरियल भी हुआ करता था। तो इसमें यहाँ पे धनुष बाण जो है वो भी है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉटरीज हैं, परफ्यूम और उससे रिलेटेड जैसे कुछ ग्रेनरीज, वो सब चीजें भी यहाँ पर फाउंड आउट करी गई है। तो एंशिएंट सॉर्ड जो है ये हमको पता चला कि यहाँ के लोग जो एंशिएंट सॉर्ड यूज करते थे। सनौली के बारे में अगर आप देखेंगे, इस पे एक वीडियो भी है यूट्यूब में, मनोज बाजपेयी ने उस पर एंकरिंग करी है, तो आप उसको जाके देख सकते हैं, उसमें बहुत अच्छा डिटेल में। तो मोस्ट प्रोबेबली शायद ये यूपीएससी पूछ सकता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और हमको बताइए वीडियो कैसा अच्छा लगा है, और कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा। थैंक यू।